Hello students, welcome to GPS online classes. I am Sunita Peswani and today we are going to start our next topic, that is neutralization in our daily life. As we earlier studied that neutralization is a reaction between acid and base and in which the products are salt and water along with evolution of heat is also done. दैट मीन्स कि न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जो एसिड और बेस के बीच में होती है रिएक्शन, और इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्ट, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ रहे हैं ये न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइजेशन। कई बार वी नो दैट इन आवर स्टमक एन एसिड इज़ प्रेजेंट, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये खाना फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एसिड हमारे स्टमक के अंदर इसकी जो क्वांटिटी है, वो अमाउंट है, वो ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से इनडाइजेशन अपच हो जाती है। इवन कई बार इनडाइजेशन की वजह से ये पेनफुल भी होती है ये कंडीशन। ठीक है, तो इस पेन से और इनडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए हम कई बार एक मेडिसिन लेते हैं, दैट इज़ एंटासिड, या फिर सिरप भी आती है, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एंटासिड टैबलेट भी हो सकती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टमक में ज़्यादा हो जाता है और ऊपर से हम एंटासिड ले लेते हैं ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और उस एसिड का जो इफ़ेक्ट है, एसिडिटी है, वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमें इंडाइजेशन से रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज़ आंट बाइट। जब भी कोई चींटी काटती है तो हम कैल्शियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई ऐसी चीज़ रब करते हैं जैसे कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर, या बेकिंग सोडा जिसके अंदर, जो कि बेसिक है नेचर में, क्योंकि जो आंट बाइट होता है, आंट बाइट के अंदर एसिड होता है। ठीक है, जब चींटी हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। अब उस फॉर्मिक एसिड के असर को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम उस पर रब करते हैं बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशन। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस एसिड का असर ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट इज़ सॉइल ट्रीटमेंट। कभी भी खेती करने से पहले जो फार्मर्स होते हैं अपनी सॉइल का कुछ सैंपल भेजते हैं लेबोरेटरी में उसे टेस्ट कराने के लिए कि जो सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो वो भी नुकसानदायक होता है और बेसिक है अगर ज़्यादा तो वो भी क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है। तो उसको क्रॉप को ग्रो करने से पहले टेस्ट करवाया जाता है। और अगर सॉइल एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसमें बेसिस मिक्स किए जाते हैं जैसे क्विक लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इन केस अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट होता है, खाद मिलाई जाती है, उसमें ऐड किया जाता है ताकि जो बेस और एसिड है, एसिड मिक्स करने से वो जो बेसिक सॉइल है वो उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो इस रूप में भी न्यूट्रलाइजेशन हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड्स होते हैं। उनको अगर हम डायरेक्ट ही वाटर बॉडीज़ में छोड़ देंगे, रिवर्स या लेक्स में, तो उन एसिड की वजह से प्लांट वाटर बॉडीज़ में जो फिशेज़ हैं या जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मर जाएंगे और इसके साथ पानी भी और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को रिवर्स और लेक्स में या वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको बेस के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ताकि उस एसिड का असर ख़त्म हो जाए और उसके बाद उसे डिस्पोज किया जाता है इनटू वाटर बॉडीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर चैप्टर फिनिशेज, वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स. We had already finished till question 7. Now we are starting with question number 8. So here the question is, explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. We right now studied कि जब एसिडिटी होती है तो एंटासिड टैबलेट क्यों ली जाती है। ठीक है, तो क्यों ली जाती है, ताकि जो स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड हो गया उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब एक चींटी बाइट करती है तो कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाया जाता है स्किन पे, क्यों,
ताकि जो आंट बाइट के अंदर एसिड है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, इसीलिए बेस अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। तो फैक्ट्री वेस्ट के अंदर एसिड होता है और उस एसिड से जो फिश और बाकी ऑर्गेनिजम्स है वो मर सकते हैं, इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्पोज किया जाता है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 लिक्विड गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, पानी में शुगर एडेड है। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है, किसी पर भी नाम नहीं दिया हुआ, हमें पता करना है कि कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। तो हमें ऑलरेडी पता है, हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके हाथ लगा के नहीं पता लगा सकते। ठीक है, केमिकल्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास इंडिकेटर सिर्फ एक है, दैट इज़ टर्मरिक। हम जानते हैं जो टर्मरिक है वो बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर या रेड कलर देता है। ठीक है, तो हम हमारा एक टर्मरिक पेपर बना लेंगे, एक पेपर पर टर्मरिक पेस्ट अप्लाई करके। ठीक है, टर्मरिक पेपर आ गया हमारे पास। अब इस टर्मरिक पेपर पर हम एक एक ड्रॉप तीनों ही केमिकल्स की डालेंगे अलग अलग जगह पर। अब जिस केमिकल से जो टर्मरिक पेपर है रेड हो गया, इट मीन्स वो है बेस, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने पहले भी बताया था, जिसमें हाइड्रोक्साइड आता है वो बेस होता है। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 लिक्विड हैं, ठीक है, उसमें से एक ऑफकोर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और एक होगा शुगर सॉल्यूशन। अब इन दोनों की एक एक ड्रॉप जिस पार्ट पर, जो पार्ट हमारा रेड हुआ है, रेड वाले पार्ट पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जिस भी सॉल्यूशन से ये रेड पार्ट फिर से येलो हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा होगा एसिड, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ हमारा रेड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? बेस की वजह से। अगर हम उसमें एसिड मिलाएंगे तो बेस का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो वो फिर से येलो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जो टर्मरिक है वो एसिड और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के साथ येलो ही रहती है। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस पेपर को हमने एक सॉल्यूशन में डिप किया और वो पेपर ब्लू ही रहा। ठीक है, तो अब ये बताना है कि सॉल्यूशन कैसा है, उसका केमिकल नेचर कैसा है। तो हम जानते हैं ब्लू लिटमस पेपर रेड कब रहता है? या तो ऑब्जेक्ट बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो, क्योंकि बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और ब्लू को कौन कन्वर्ट करता है? एसिड। इसीलिए तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर हमने किसी सॉल्यूशन में डिप किया है तो वो सॉल्यूशन या तो बेस है या फिर न्यूट्रल है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, both we have to tell that which of the statements are correct. Both acid and bases change color of all indicators. एसिड और बेसिस सारे ही इंडिकेटर्स के कलर चेंज कर देते हैं, दोनों ही। तो सारे एसिड, जैसे एसिड टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करता, बेस करता है, तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज देता है तो वो बेस के साथ नहीं देता, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। लिटमस पेपर देता है दोनों के साथ, वैसे कंपलसरी है क्योंकि किसी के साथ ब्लू लिटमस पेपर देता है तो किसी के साथ रेड। इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। अगर एक इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है बेस के साथ, तो वो अपना कलर एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। अगर कलर एसिड के अंदर कलर चेंज हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कि इंडिकेटर किस टाइप का है। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन इन योर होमवर्क. We'll discuss this answer in our next session. Stay tuned. Have a nice day.